Hello friends, welcome back. So today we are going to start with the accounting and auditing. हमें पता है कि सिलेबस के पेपर 1 में यूनिट 3 का पार्ट सी जो है वो अकाउंट एंड ऑडिटिंग से डील करता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट एंड ऑडिटिंग में हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम, जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. So we will start with the double entry system, right? So हमने देखा होगा जो बैंक की स्टेटमेंट है उसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसे रिकॉर्डेड होती है, लाइक जैसे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में, लेफ़्ट साइड में डेबिट होता है और क्रेडिट होता है राइट साइड में, राइट. अब क्या होता है, जो डेबिट होता है, अगर डेबिट अगर प्लस है और क्रेडिट अगर प्लस है, दैट मीन्स क्रेडिट प्लस है मतलब हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं, और डेबिट अगर प्लस है मतलब हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं. अगर डेबिट माइनस में है तो क्या होगा, मतलब एक टाइप से डेबिट माइनस, दैट मीन्स प्लस क्रेडिट, राइट. तो एक सिस्टमेटिक मैनर में हर एक ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्डेड होती है, हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, स्टेटमेंट्स होती है उसमें, राइट. तो अगर हम इस यूनिवर्सल सिस्टम की बात करें तो इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, राइट. कि भाई हमने क्या किया कि एक ट्रांजैक्शन हुई, उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों को शामिल किया, ठीक है, और उन दोनों को हमने एक सिस्टमेटिक मैनर में इस तरीके से शामिल किया कि मतलब दोनों वो ट्रांजैक्शंस है वो हमारे स्टेटमेंट में शामिल हो गई. अगर मैं ये कहूँ कि 5,000 रुपीज़ डेबिट हुए, ठीक है, इस अकाउंट से, और उसके बाद में कुछ मनी यहाँ पे क्रेडिट भी हो गया, राइट. तो ये एक तरीके से ऐसा हुआ कि हमने ये जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट दोनों ड्यूअल एस्पेक्ट की ट्रांजैक्शन हो गई, राइट. तो इसमें डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा. अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की डबल एंट्री सिस्टम के, राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, उसके बाद में एडवांटेजेस और लिमिटेशन के बारे में भी बात करेंगे. फिर बात करेंगे इसकी कैटेगरीज ऑफ अकाउंट की, कि कितने कैटेगरीज के अकाउंट्स होते हैं, राइट. उसके बाद में जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं उसके बारे में पता करेंगे, राइट. जैसे एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई, राइट, कैपिटल हो गया. अब इन सब के बारे में अगर डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है. इनकम या प्रॉफिट हो गया, राइट. इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हो गए या लॉस हो गया, राइट. तो इन सब के बारे में हम कैसे इनको, इसके रूल्स हैं, कैसे इनकी अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, ये जानेंगे. उसके बाद में सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे, भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये प्राइमरी एविडेंस के बारे में प्राइमरी एविडेंस की तरीके से काम करता है, राइट. प्राइमरी एविडेंस की तरह काम करता है. उसके बाद में जो अकाउंटिंग वाउचर है उनकी मीनिंग के बारे में जानेंगे, भी किस तरीके के अकाउंटिंग वाउचर्स है, कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स, ट्रांजैक्शन वाउचर्स, राइट. उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के वाउचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे. फिर मेथड, उनको प्रिपेयर करने के मेथड के बारे में भी जानेंगे, राइट. तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में जानते हैं. डबल एंट्री सिस्टम जो बुक कीपिंग है अकाउंटिंग की, उसके अंदर इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है. इसके अंदर देखो 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है. एक प्रॉफिट और दूसरा, एक होता है रिसीविंग ऑफ प्रॉफिट और दूसरा गिविंग ऑफ प्रॉफिट, राइट. अगर हम जैसे स्टेटमेंट की बात करते हैं, हम अगर डेबिट की बात करें तो डेबिट में क्या होता है कि गिविंग ऑफ प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट में क्या होता है, रिसीविंग ऑफ प्रॉफिट, राइट. तो ये 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, राइट. ये क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है, राइट. तो इसमें क्या होता है कि एक के द्वारा डेबिट होता है और दूसरे के द्वारा क्रेडिट होता है, राइट.
सो हम अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा, ठीक है, और अगर दे रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा, राइट। सो अगर किसी अकाउंट में हम गिव कर, मतलब अगर गिवर की तरह काम कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर होगा, राइट। जैसे हमें कोई कंपनी है वो लोन प्रोवाइड कर रही है तो वो बोलेगी कि वो क्रेडिटर है, राइट, और रिसीवर क्या होगा, डेबिटर होगा। एस्पेक्ट्स जो हैं वो दोनों के दोनों अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम में, जिसमें जैसे हम लेन देन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट होता है इंग्लिश में। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटिंग में, राइट। तो अगर बेनिफिट को रिसीव करता है कोई अकाउंट तो वो एक तरीके से डेबिटेड में काउंट होगा, राइट। अगर बेनिफिट को देता है कोई तो वो क्रेडिट अकाउंट में काउंट होगा, राइट। अब क्या है कि अगर मान लो किसी भी अकाउंट के अंदर डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज है, ठीक है, अगर हम उनका सम टोटल निकालेंगे, राइट, टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होगा। ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है डबल अकाउंटिंग सिस्टम का, राइट। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों का जो डेबिट का जो टोटल है और क्रेडिट का टोटल है वो दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, राइट। उसके बाद जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो किसी इंसान ने 30,000 रुपये की कोई मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी तो 30,000 रुपये की इंक्रीज हो गई है, राइट, लेकिन कैश उतना ही कम हो गया है, राइट। तो मशीनरी 30,000 रुपये की इंक्रीज हुई और कैश उतना ही कम हुआ, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट जो है ना, वो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। कैसे होगा, क्योंकि मशीनरी अकाउंट में जो कैश था ना वो क्या होगा, कम हो गया। 30,000 रुपये मतलब हमने दे दिए सेलर को, राइट, लेकिन जो कैश अकाउंट होगा सेलर का वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो 30,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, राइट। तो उसके बाद में क्या होगा कि एवरी ट्रांजैक्शन है ना उसमें एक डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री जरूर होगी, राइट। तो डेबिट एंट्री मान लो डेबिट कहाँ से हुआ, किस अकाउंट किससे हुआ, और क्रेडिट किसको हो रहा है, राइट। तो वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो क्या होगी, इसमें दोनों एंट्री जरूर होगी, डेबिट और क्रेडिट, यानी कि किससे निकला है और किसको गया है, राइट। तो डबल एंट्री सिस्टम है वो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ ए डेबिट, राइट। तो अगर मान लो कहीं से क्रेडिट होगा तो वो कहीं ना कहीं तो डेबिट ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसलिए एवरी क्रेडिट हैज़ ए डेबिट एंड एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट, राइट। उसके बाद हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन की बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो इसमें क्या होगा कि अगर हमें मान लो ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, राइट, कि भाई हमने क्या किया, जैसे डेबिट एंट्रीज है और क्रेडिट एंट्रीज है, उसके बाद में फाइनली हमें कितना लॉस हुआ और या कितना प्रॉफिट हुआ, तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए, उस चीज़ के डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, उसके कंक्लूजन को निकालने के लिए भी हम नेट प्रॉफिट है कि नेट जो लॉस है उसके अंदर चल रहे हैं, तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल एंट्री सिस्टम, राइट। उसके बाद में ये बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि भाई हम फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, भी कोई भी ट्रेडिंग फर्म है वो क्या किस तरीके से ट्रेडिंग फर्म है वो किस तरीके से प्रॉफिट में है कि लॉस में है, राइट। और कौन सा पार्ट है जो, जैसे मान लो किसी को जो कैश का पार्ट है यानी कि कैपिटल वाला पार्ट है, राइट, या हम एसेट वाला पार्ट है, ठीक है, या हम लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट देखते हैं, राइट। तो लाइबिलिटीज, एसेट या कैपिटल, इन सब में क्या होगा कि कौन से सेक्शन में किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़, वो बैलेंस शीट हमें शो करेगी
जैसे कोई भी स्टेक है, मान लो किसी बिजनेस में किसी भी इंसान का अगर उसमें स्टेक है या कोई शेयर होल्डर है, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसको बैलेंस शीट से तो पता चलेगा। मान लो कोई कंपनी है, उसको कोई बैंक लोन देना चाहता है, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बताएगी कि इसके पास में डेब्ट कितना है, इसने कितने जगह से और लोन ले रखा है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो वो बैलेंस शीट जो होगी वो डबल एंट्री सिस्टम से ही हमें पता चलेगी, राइट। उसके बाद में देखिए, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है वही मिलती है इससे। मतलब अगर किसी कंपनी या किसी फर्म की अगर हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके जो बैलेंस शीट है, उसको चेक करेंगे तो हमें क्या होगा, एक विश्वसनीय, एक रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है, किसी बिजनेस में ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और जब ट्रस्ट होगा तभी पता चलेगा भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है, या फिर अगर स्टेटमेंट सही है तो हम उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कोई भी इन्वेस्टर्स है उनका रुझान उस फर्म की तरफ बढ़ेगा, राइट। इसके अलावा फ्रॉड्स को प्रिवेंट करता है। लाइक अगर मान लो स्टेटमेंट्स अगर सही है बिल्कुल तो फ्रॉड्स नहीं होंगे। लाइक अगर मान लो कोई फर्म है वो अपनी गलत बैलेंस शीट दिखाकर चाहती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसके पास आ जाएं और पैसा इन्वेस्ट कर दें, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो फर्म वहाँ से फ्रॉड करके भाग जाए उनका पैसा खा के, तो ऐसा नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि वो इस तरीके के फ्रॉड से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें रियल टाइम डेटा होता है, यानी कि जो एक एक्यूरेसी होती है डेटा की, राइट। उसके बाद में देखते हैं जो कंपैरिजन डिफरेंट आइटम्स में, यानी कि एसेट्स में हमने कितना कैसे परफॉर्म किया, राइट, या लाइबिलिटीज़ में कैसे परफॉर्म कर रही कंपनी, राइट। देखो एसेट क्या होता है, जैसे हमने कोई हाउस लिया, ठीक है, और वो हाउस हमने रेंट पे दे दिया। अब रेंट उसका मंथली आ रहा है, राइट। अब मंथली रेंट आ रहा है तो क्या होगा कि हमारे पास ये एसेट हो गया, यानी कि हमें एक पैसे कमा के देने वाला मतलब एक एंटिटी हो गया, राइट। अगर लायबिलिटीज़ की बात करें, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो उसको हमें चुकाना है, ठीक है, और उसको चुकाना है एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मंथली अगर हम ईएमआई में अगर उसको चुका रहे हैं तो एक तरीके से लायबिलिटीज़ है, यानी कि हमारे पास जितनी इनकम होगी उसमें से हमें इतना पता है कि 10% या 5% जितना भी है उस लोन की ईएमआई वो हमें पे करनी है, तो वो एक तरीके से लायबिलिटी होगी। तो ये जो कंपैरिजन है एसेट में, लायबिलिटीज़ में, इनकम में, प्रॉफिट में, लॉस में, ये सब हम इससे पता कर सकते हैं किससे, डबल एंट्री सिस्टम से, राइट। अब तीसरा जो लास्ट वन है वो है बैलेंस शीट। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि इसमें मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो चेक करी जाती है। कोई भी फर्म है अगर उसका ट्रायल बैलेंस शीट हम निकालेंगे तो उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है ना, उसको चेक किया जाता है कि मैथमेटिकली कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। तो ये एरर को फाइंड आउट करने के लिए, राइट, एरर को फाइंड आउट करने के लिए कि भाई किसी भी फर्म की अगर बैलेंस शीट है उसमें मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस शीट, राइट। आगे बढ़ते हैं मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की तरफ। तो अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये रिकॉर्ड करता है, रिटेन करता है और रिप्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, राइट। ये तीन एस्पेक्ट हो गए इसके। ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड भी करेगा, रिटेन भी करेगा, भाई इसी के अंदर रहेगी हमेशा, और रिप्रोड्यूस भी करेगा कि भाई हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, राइट। उसके बाद में जो इनकम का इनफ्लो और जो एक्सपेंसेस का आउटफ्लो है, ठीक है, उसको भी दिखाएगा, राइट। इसके अलावा जो मनी हम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर अगर मान लो किसी प्राइमरी ग्रुप को हमने अगर असाइन किया है, लाइक एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, या फिर कैपिटल हो गया, ठीक है, तो वो मनी जो स्पेंड कर रहे हैं ना हम उस प्रॉपर जो एक सेगमेंट में, लाइक हमने एसेट में अगर मान लो कुछ मनी स्पेंड किया है, राइट, अगर हम एसेट को बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो कैश होगा वो डिक्रीज होगा, राइट, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर लायबिलिटीज में क्या होगा,
लाइबिलिटीज में पैसा आएगा, जैसे लोन बैंक से हमने लिया है तो पैसा तो हमारे क्रेडिट होगा, राइट। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर हमें मंथली हमें इसको पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो मनी जो स्पेंड होता है उसको किस अकाउंट में दिखाया जाता है, वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से उसको शो करना होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में देखो रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस एंड आउटफ्लो इन रिलेशन टू रिस्पेक्टिव एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, जो हमने बात करी थी। यानी कि सारी की सारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो प्रॉपर सेगमेंट में, अपने अपने सेगमेंट में प्रॉपरली मार्क्ड होती है, प्रॉपरली उसमें एंट्री बनी होती है, राइट। देखो अब एक्सपेंस जो होते हैं ना, वो एक्सपेंस दो वेज में क्लासीफाई हो सकते हैं। जैसे एक तो ट्रेडिशनल एक्सपेंस हो गया और दूसरा होता है मॉडर्न एक्सपेंस हो गया, राइट। तो ट्रेडिशनल एक्सपेंस जो होता है उसके अंदर देखो पर्सनल अकाउंट होता है, राइट। जैसे हमें पिछली स्लाइड में जैसे बात करी थी हमने कि भाई ये जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती है वो किस तरीके से इंडिविजुअल अकाउंट में, लाइक एसेट में, लाइबिलिटी में, इंडिविजुअल अकाउंट में शो होती है। उसी तरीके से हम ट्रेडिशनल अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग अकाउंट होते हैं। लाइक पर्सनल अकाउंट होगा मान लो, तो पर्सनल अकाउंट किसी के नाम से होगा, मान लो राजेश कुमार कोई बंदा है, ठीक है, उसके नाम से होगा, या कोई फर्म होगी, ठीक है, यानी कि मोहनलाल एंड ब्रदर्स, राइट, मोहनलाल एंड ब्रदर्स, ये कोई फर्म है, तो इसका जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर शो होगा सब। लेकिन अब पर्सनल अकाउंट तो मान लो एक अकाउंट हो गया, ठीक है। अब इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा कि एक अकाउंट के अंदर अकाउंट होगा, लाइक जैसे उसमें कितनी वेजेस पेड हुई, मान लो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये एक तरीके से आउटफ्लो में आ गया, यानी कि एक्सपेंस में आ गया, राइट। उसके बाद में जो कमीशन है वो कमीशन कितना प्राप्त हुआ हमें, राइट, कमीशन प्राप्त हुआ, इसका मतलब इनफ्लो में आ गया, यानी कि इनकम में, राइट। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या होता है कि ये एक तरीके से एसेट का अकाउंट होता है। जैसे मान लो बिल्डिंग का अकाउंट हो गया या फर्नीचर का अकाउंट हो गया, राइट। मान लो कोई बिल्डर है, ठीक है, वो बिल्डिंग्स बेच रहा है, ठीक है, या फर्नीचर की फर्म है कोई, वो फर्नीचर बेच रही है, या फर्नीचर उसका कैसे उसमें डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, राइट। तो उसके अंदर जो रियल अकाउंट होगा वो बिल्डिंग का अकाउंट होगा, जिसमें कितने फ्लैट्स इसने बेच दिए, कितने इसके अंदर पड़े हुए हैं, कितने लाइबिलिटीज़ पे हैं, राइट। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें मिलती है रियल अकाउंट में, राइट। तो ट्रेडिशनल के 3 टाइप हो गए, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। आई होप यू हैव नो डाउट अबाउट दिस, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर अलग अलग अकाउंट होते हैं। जैसे एसेट का अकाउंट हो गया, कैपिटल का अकाउंट हो गया, लाइबिलिटी का अकाउंट हो गया, एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, इनकम का अकाउंट हो गया, राइट। अब एसेट अकाउंट है, मान लो एसेट अकाउंट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिल्डर्स, ठीक है, बिल्डर का अकाउंट है, ठीक है, बिल्डर का अकाउंट है तो उसमें क्या होगा, एसेट के अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन होगी, अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। अब कैपिटल अकाउंट में कितना कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, या लॉस हुआ, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में क्या होगा, लाइबिलिटीज़ एक तरीके से लोन्स हो गए, ठीक है। तो लोन्स क्या होगा, एक अकाउंटिंग ईयर में तो हम उसको फिलअप नहीं कर सकते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म एंटिटी हो गई, राइट। तो लॉन्ग टर्म एंटिटी हो गई और इसको हमें पे करना है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक, इसमें पता नहीं कितने फिनेंशियल ईयर्स है वो हमें देने पड़ेंगे इसको, राइट। अब इसके बाद में एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज में देखो आउटफ्लो में आ गया ये, राइट, आउटफ्लो में आ गया। अब इस अकाउंट में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेज होंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि एसेट अकाउंट को इसमें घुसा दिया या कैपिटल अकाउंट को इसमें घुसा दिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेज होंगे या आउटफ्लो होंगे, राइट, और इसके अलावा या लॉसेज होंगे, ठीक है। अब लास्ट वन जो है ना इनकम, अब इनकम में क्या होगा, सिर्फ इनकम के अकाउंट्स होंगे, राइट। इसके अंदर अगर मान लो प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स हुए हैं, ठीक है, या इनफ्लो हुआ है, यानी कि मनी का जो इनफ्लो हुआ है या प्रॉफिट हुए हैं वो सब इस अकाउंट में आएंगे, राइट, यानी कि उन सबको यहाँ पे रखा जाएगा इस कैटेगरी में, राइट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पांचों
जो कैटेगरीज है इसके अंदर अपने अपने अलग अकाउंट्स होते हैं, यानी कि इनको कहीं से भी मर्ज या जंबल नहीं किया जा सकता, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इसके बाद में भी हम सोचें कि कोई किसी टाइप का अकाउंट होगा तो हाँ ज़रूर होगा। इसमें क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी इनकम इनफ्लो हुई, राइट। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितना, मतलब ये इसकी बैलेंस शीट अलग से तैयार होगी, यानी कि एक वन अकाउंटिंग ईयर इसके अंदर कितना इनफ्लो हुआ, राइट, और कितना आउटफ्लो हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक्सपेंस या आउटफ्लो अगर वन अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है या इनकम इनफ्लो हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो वो सब इसके अंदर मान लो रखी जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जो लाइबिलिटीज़ होगी, लाइबिलिटीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बैंक लोन्स होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होते हैं, और बैंक लोन्स जो होते हैं वो एक सिंगल अकाउंटिंग ईयर में, जैसे एक अकाउंटिंग ईयर की मैं बात करूं तो इसमें तो हम पे नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि बैंक जो लोन्स है वो एक लंबे टाइम तक चलते आएंगे, यानी कि बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर्स इनकी कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म एक एंटिटी हो गया, ठीक है। इसी तरीके जो एसेट है वो हमें, जैसे मान लो हाउस है वो हमने रेंट पे दे रखा है, राइट। अगर रेंट पे दे दिया और रेंट पे क्या होगा कि हमारे पास रेंट आता रहेगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल एक अकाउंटिंग ईयर में ही आएगा, ये तो मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर्स में आएगा, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इनफ्लो हो गया, ठीक है। वैसे ही लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म आउटफ्लो हो गया कि ईएमआई में क्या हुआ, मंथली ईएमआई में या 6 मंथली ईएमआई में पैसा जा रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म आउटफ्लो हो गया। और एसेट्स में क्या होगा, लॉन्ग टर्म इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो बियॉन्ड अकाउंटिंग ईयर्स इनकी कैलकुलेशन होगी, तो इनके लिए एक अलग से डेटा शीट बनेगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब क्या है कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं कि डेबिट और क्रेडिट में किस तरीके के रूल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, या मतलब जो डेबिट और क्रेडिट की जो स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग होती है वो एग्जैक्टली की जाती है। अब क्या होता है इसमें डेबिट और क्रेडिट जो है किसको इंडिकेट करते हैं कि भाई जो डेबिट की जो ट्रांजैक्शन है वो लेफ्ट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, और जो क्रेडिट की है वो राइट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। जैसे मान लो बैंक स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, हमने बहुत बार इस एग्जांपल को यूज़ किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसमें डेबिट जो होगा वो लेफ़्ट साइड में और जो क्रेडिट होगा वो राइट साइड में होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये कौन सा लेटर बन रहा है, लेटर टी बन रहा है, तो एक तरीके से ये क्या होता है, टी अकाउंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि टी अकाउंट जो इंग्लिश लैंग्वेज का टी लेटर बनता है उस तरीके का एक अकाउंट स्टेटमेंट बनता है, और वो जो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट स्टेटमेंट बनता है वो टी की तरह होता है, इसलिए इसको टी अकाउंट बोलते हैं, राइट। तो अगर मान लो कोई सप्लायर है, ठीक है, वो गुड्स और मटेरियल्स को अगर बेचता है, राइट, अगर उसको सेल करता है तो वो राइट साइड में क्रेडिट की तरफ होगा, ठीक है। और जो पेमेंट्स उसके द्वारा दी गई होगी वो डेबिट की तरफ होगा। यानी कि देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेलर है, ठीक है, और सेलर क्या करेगा, अगर बेचेगा मान लो गुड्स को, राइट, गुड्स या जो भी मटेरियल्स है, ठीक है, उसको बेचेगा, तो क्या होगा, जो रिसीवर होगा उसके अकाउंट में तो क्रेडिट की तरफ ही आएगा ना। या हम जैसे बात करें कि उसके सेलर के अकाउंट में क्या होगा कि जो भी पेमेंट्स है वो जैसे हम बात करेंगे कि जैसे मान लो रिसीवर होगा, रिसीवर के अकाउंट में जो पेमेंट्स होगी वो भी डेबिट की तरफ एंटर्ड होगी, राइट। ये थोड़ा उल्टा सिस्टम है, इसको देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा खेल उलझता है, तो ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के खेलना है यहाँ पे, राइट। तो जो लेफ्ट साइड में जो डेबिट होगा, ठीक है, और राइट साइड में क्रेडिट की एंट्री होगी, ठीक है। ये आ गया अपना गोल्डन प्रिंसिपल एक तरीके से, राइट।
तो सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं ना वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग की ईज़ के लिए, राइट, कि भाई एसेट की अलग अकाउंट एक कैटेगरी होनी चाहिए, लाइबिलिटी की अलग कैटेगरी होनी चाहिए, एक्सपेंस या जो आउटफ्लो है या मैं बोलूँ कि लॉसेज है इसकी अलग कैटेगरी होनी चाहिए, इनकम या इनफ्लो या प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ, ठीक है, तो इनकी एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए, कैपिटल की अलग कैटेगरी होनी चाहिए, राइट। अब देखो यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये इसको है ना, अगर आपको समझ में नहीं आई तो रट लेना, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट। अगर मान लो एसेट इंक्रीज हुए, ठीक है, एसेट इंक्रीज हुए तो इसमें क्या होगा, देखो हमारा जो एसेट का जो कैश अकाउंट होगा ना, यानी कि जो मनी का अकाउंट होगा, ठीक है, इसमें तो इंक्रीज, अगर मान लो एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में इंक्रीज होगा। डेबिट में इंक्रीज मतलब क्या हुआ, डेबिट में इंक्रीज मतलब क्रेडिट में एक तरीके से माइनस हो गया, राइट। देखो इसमें ऐसे समझते हैं, देखो कि एसेट मान लो हमने कोई हाउस है, ठीक है, ये हाउस हो गया मान लो, ठीक है, ये इस हाउस को हमने एक परचेज कर लिया, एक तरीके से परचेज कर लिया। अब हमारा जो कैश अकाउंट होगा उसके अंदर डेबिट वाले में वो एंट्रीज बनेगी ना, डेबिट वाले में प्लस हो गया, यानी कि जो डेबिट यानी कि जो निकल रहा है, ठीक है, उसी के अंदर क्या होगा, उसी के अंदर हमारा मान लो 1 लाख रुपए का हमने हाउस खरीदा तो 1 लाख रुपीज क्या होगा, 1 लाख रुपीज क्या होगा, मतलब डेबिट में इंक्रीज हो जाएगा ना एक तरीके से। डेबिट में इंक्रीज होने का मतलब है सीधे सीधे ये निकल गए यहाँ से, राइट। अब क्या होगा, अगर मान लो एसेट डिक्रीज हुआ, मान लो हमने ये घर बेच दिया तो क्या होगा, बेच दिया तो एक तरीके से ये क्रेडिट में डिक्रीज होगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से हम एक्सपेंसेस या लॉसेज की बात करें तो एक्सपेंसेस या लॉसेज में क्या होगा कि जैसे अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में डिक्रीज होगा, राइट। उसके बाद में कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में देखो, कैपिटल में सीधा है, कैपिटल में बिल्कुल इसमें अपोजिट नहीं है, बिल्कुल इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ है। इसमें क्या होगा कि जैसे कैपिटल मान लो डिक्रीज हुई तो मान लो क्या होगा, तो कैश अकाउंट होगा उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो सीधा ये तो कैश ही है एक तरीके से, तो कैश अगर डिक्रीज हुआ तो हमारे डेबिट में डिक्रीज हो गया, और अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज अगर कम हुई ना तो हमारा डेबिट अकाउंट है वो कम हो जाएगा, राइट। और डेबिट अकाउंट कम होने का मतलब क्या हुआ, डेबिट अकाउंट कम होने का मतलब हुआ हमारे पास इनफ्लो आया है, ठीक है। उसके बाद में लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो मान लो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, हमने कोई लोन लिया है तो वो क्या होगा, क्रेडिट में एक बार तो बढ़ेगा क्रेडिट हमारा, राइट। उसी तरीके से रेवेन्यू में अगर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, रेवेन्यू कम हुआ है तो मतलब डेबिट माइनस होगा, और इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट प्लस होगा, राइट। वो अपने हिसाब से आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो, राइट। उसके बाद में हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि ये एक तरीके से ओरिजिन होता है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का, राइट। अगर हम बात करें जैसे मान लो कि कोई बैंक स्टेटमेंट हो गया, राइट, एक, या फिर हम कोई बिल इनवॉइस हो गया, कैश मेमो हो गया, ये एक तरीके से क्या हुआ, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि ये एक प्राइमरी एविडेंस है कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन करी है, राइट। देखो यहाँ पे जो इनवॉइस है या मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर्म्स हो गए या बैंक स्टेटमेंट हो गए, ये सब क्या होगा, ये सब हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसका एक तरीके से एविडेंस को शो करते हैं, राइट। तो एक तरीके से एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलेगा, ठीक है। और एक तरीके से ये प्राइमरी एविडेंस होगा इन सपोर्ट ऑफ कंसर्न बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। अब बात करते हैं वाउचर की। तो वाउचर में सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है, देखो सपोर्टिंग वाउचर एक तरीके से, देखो प्राइमरी एविडेंस जो होते हैं उनको वाउचर बोलते हैं, जैसे कैश मेमो हो गया, ठीक है, या हम बात करें बैंक स्टेटमेंट या इनवॉइस ही मान लो, ठीक है। अब इनवॉइस जो होगा
वो एक तरीके से हमारा प्राइमरी एविडेंस हो गया कि हमने ट्रांजैक्शन की है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये एक तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं भी, हाँ ट्रांजैक्शन तो हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाते हैं सपोर्टिंग वाउचर्स। ठीक है, अब दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है, ये एक तरीके से देखो इसमें एनालिसिस होता है ट्रांजैक्शन का, राइट। इसमें एनालिसिस कैसे होता है कि कितना इसमें टैक्स लगा, राइट, या फिर क्या सरचार्ज हैं, राइट। तो इस तरीके से इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कोई अकाउंटेंट होता है, वो इसको प्रिपेयर करता है, यानी कि ये इसको प्रिपेयर करता है और ये सिग्नेचर एक तरीके से सिग्नेचर करता है, कोई अथॉरिटी होती है वो सिग्नेचर करती है कि हाँ भाई ये जो अकाउंटिंग वाउचर है ये बिल्कुल सही है और मैं इसको सत्यापित करता हूँ, राइट। तो ये एक तरीके से हो गया एक ऑथोराइज सिग्नेचर होने के बाद में अकाउंटिंग वाउचर बन जाता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं जो फीचर्स है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के, उसमें क्या क्या होते हैं। जैसे एक तरीके से ये क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग वाउचर्स के फीचर्स बताओ, तो इसमें हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि ये कोई वर्बल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये एक प्राइमरी एविडेंस होता है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद में ये बेस है किसी भी अकाउंटिंग बुक को एंट्री करने के लिए। मान लो कोई इनवॉइस है, इनवॉइस के बेसिस पे क्या होगा, इनवॉइस के बेसिस पे क्या होगा, जो अकाउंटिंग की बुक है उसके अंदर एंट्री होगी। ठीक है, अकाउंटिंग की बुक है उसमें एंट्री होगी इसके बेसिस पे। ठीक है, और उसके बाद में फर्दर बैलेंस शीट तैयार होगी, राइट। उसके बाद में ये एविडेंस, मैंने बात करी थी एविडेंस की, तो एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है वो इससे पता चलता है, ये एक टाइप का प्राइमरी एविडेंस है। उसके बाद में इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एनालाइज होती है, डेबिट कहाँ गया, क्रेडिट कहाँ गया, राइट। तो ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर मिलती है। इसके बाद में अकाउंटिंग वाउचर है वो अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया जाता है और जो काउंटर साइन किया जाता है ऑथोराइज्ड सिग्नेचरी के द्वारा, राइट। उसके बाद में अकाउंटिंग वाउचर के टाइप्स क्या क्या हैं, देखो टाइप्स में क्या होगा, एक कैश वाउचर होगा और नॉन कैश वाउचर होगा। कैश वाउचर में कौन कौन से आएंगे, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अब इसमें क्या होगा, ओनली जो कैश पेमेंट्स होंगी ना, कैश रिसीविंग या कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा वो सब। देखो डेबिट में क्या होगा, डेबिट में कैश आउटफ्लो होगा ना, राइट। और जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट वाउचर में कैश इनफ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कैश वाउचर की। कैश वाउचर में डेबिट और क्रेडिट वाउचर दो आगे, ठीक है। और नॉन कैश वाउचर में क्या होगा, ट्रांसफ़र वाउचर होगा, ये सिर्फ मटेरियल या गुड्स का होगा, राइट, मटेरियल या गुड्स का होगा ओनली। ठीक है, तो इसके अंदर कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल इन्वॉल्व होगी नहीं, इसलिए इसको कैटेगराइज कर दिया गया है अकाउंटिंग वाउचर को। एक होता है कैश वाउचर, ठीक है, और एक होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और नॉन कैश वाउचर में ओनली ट्रांसफ़र वाउचर होता है। जैसे ट्रांसफ़र वाउचर में हम बात करेंगे कि जैसे मान लो कोई हमने उधार पे कोई चीज़ ली, यानी कि गुड्स हमने परचेज की, ठीक है, परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो इसको हमने अगर वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, रिटर्निंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये उधार पे कोई चीज़ जो हमने रिटर्न कर दी बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रांसफ़र वाउचर बनेगा कि हमने एक फर्म ए है, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, फर्म बी को वापस ये चीज़ रिटर्न करी है और ये वापस लौटाई है, इसलिए एक ट्रांसफ़र वाउचर क्रिएट किया जाएगा। इसके अंदर देखो हमें सिलेबस में जो दिया है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर हमें बेसिक नॉलेज ही पता करना है, राइट। उसके बाद डेबिट वाउचर है। डेबिट वाउचर में हमने बात करी थी, डेबिट वाउचर में ओनली कैश पेमेंट इन्वॉल्व होती है, राइट। इसके अंदर नॉन कैश पेमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। अब क्या होगा, कैश पेमेंट आर मेड ऑन द अकाउंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स। जैसे मान लो कैश पेमेंट
कैश पेमेंट किस में करी जा सकती है नॉर्मली अगर हम सोचें, जैसे हमने कोई गुड्स परचेज की, कोई फर्म ने गुड्स को परचेज किया, राइट। दूसरा, कोई फर्म ने क्या किया, लोन का रिपेमेंट किया, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का हमने रिपेमेंट किया। उसके बाद में उसके लिए डिपॉजिट किया कैश को, या बैंक के अकाउंट में हमने क्या किया, डिपॉजिट किया कैश को, राइट। तो ये कैश को अगर हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया तो हमें क्या होगा, डेबिट वाउचर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेज एंड एक्सपेंसेस, जितने भी एडवांटेजेस हैं, ठीक है, या मतलब जितने प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, या एक्सपेंसेस हैं, उन सब के लिए क्या बनेगा, जो कैश पेमेंट होगी उसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा, राइट। ठीक है, जैसे डेबिट वाउचर ये, इसमें क्या होगा, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जैसे फर्म का नाम हो गया, राइट, फर्म का नाम हो गया ये, ठीक है, एक नंबर पे। उसके बाद में डेट हो गई कि कौन सी डेट को क्या मतलब ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है। उसके नीचे अमाउंट रुपए में, राइट। उसके बाद में जो वाउचर का नंबर है ना, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, एक तरीके से एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को शो करेगा, राइट। उसके बाद में जो है फर्नीचर अकाउंट, जैसे इन्होंने फर्नीचर अकाउंट के अंदर क्या हुआ, मान लो परचेज किया है और कैश दे के परचेज किया है, राइट। और इसका जो मेमो नंबर है ना वो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, राइट। तो ये जो एंट्री है वो फर्नीचर अकाउंट किस अकाउंट में है, फर्नीचर अकाउंट में, यानी कि एक एसेट के अकाउंट में, राइट। और दूसरा क्या है कि इसको कैश में पेमेंट किया गया है, तो वो उसकी जो अकाउंटिंग है वो मेंशन की गई है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी अमाउंट जो है वो, अब देखो यहाँ पे देखो अकाउंटिंग वाउचर की एक खासियत होती है, जैसे जो बंदा अकाउंटेंट इसको बना रहा है, राइट, तो उसके साथ सिग्नेचर राइट में होंगे और उस लेफ्ट में मैनेजर के होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू स्टैम्प, रिसीवर्स, जो रिसीव और रेवेन्यू स्टैम्प या रिसीवर के सिग्नेचर, ये रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है एक तरीके से वो कम्प्लीटली मतलब 10 सेगमेंट में डिवाइड होता है, राइट। तो हमने कौन सा छोड़ा है, राइट। अगर देखो टोटल अमाउंट हो गई, उसके बाद में ये 6 नंबर पे क्या होगा, ये फर्नीचर जो भी फर्म है इसका नाम हो गया मान लो, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर पे अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो गए, 8 नंबर पे मैनेजर के सिग्नेचर हो गए, ठीक है। एक तरीके से ये अथॉरिटी है, मैनेजर तो अथॉरिटी है कि भी हाँ भाई एक ऑथोराइज्ड वे में क्या हुआ, डेबिट हो गया पैसा, राइट। तो ये डेबिट वाउचर का इस टाइप का जो एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्रेडिट वाउचर की बात करते हैं, तो क्रेडिट वाउचर में क्या होगा, जो ट्रांजैक्शंस है वो सबसे पहले तो कैश में ही रिकॉर्ड होगी, वो ही इन्वॉल्व होगी, राइट। और दूसरा क्या है, जैसे लोन्स हैं, मतलब जैसे मतलब रेंट्स है, ठीक है, और वो कैश के अंदर मान लो, कैश के अंदर हमें रेंट रिसीव हो गया मान लो, राइट, कैश के अंदर रेंट रिसीव हो गया, ठीक है। तो वो एक तरीके से कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, कंपनी या फर्म जो भी है, इंसान जो भी है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, राइट। उसके बाद में अगर मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी है यानी एसेट है, वो अगर बेच दिया तो उसकी एवज में हमें जो पैसा मिलेगा, ठीक है, यानी पेमेंट मिलेगा, वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्रेडिट वाउचर इस तरीके से होता है। जैसे क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट ये है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले जो भी जैसे राम नारायण प्रिंटर्स हैं, ठीक है, इसने क्या किया, गुड्स बेची मान लो, या मान लो उसने क्या किया, कोई ओल्ड कंप्यूटर है वो बेच दिया, राइट। अब इसमें इसने डेट मेंशन करी है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या होगा, 3 नंबर पे वाउचर नंबर। देखो जो वाउचर नंबर और बिल नंबर है ना वो दोनों डिफरेंट है। वाउचर नंबर तो एज ए होल इस वाउचर का नंबर हो गया, और बिल नंबर कौन सा, जो बिल इसके एवज में दिया गया, राइट। जैसे मान लो इसने ओल्ड कंप्यूटर मान लो सेल किया, तो इसके एवज में जो बिल दिया गया है वो, ठीक है।
तो इसमें अकाउंटेंट ने इसको प्रिपेयर किया है, मैनेजर ने इसको, इसके अंदर क्रेडिट वाउचर के अंदर हमने एक चीज़ नोट करी, देखो इसके अंदर मान लो रेवेन्यू स्टैम्प नहीं लगेगी। देखो डेबिट वाउचर है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया जाएगा एविडेंस के रूप में कि भाई हमने ये डेबिट किया है इतना पैसा। लेकिन क्रेडिट में क्या होगा, वो पैसा आए गया तो वो एक तरीके से पैसा आना एक एविडेंस का काम करेगा, ठीक है, वो एविडेंस का काम करेगा, तो इसमें रेवेन्यू स्टैम्प्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो टोटल इसके अंदर जो 9 स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्रेडिट वाउचर, तो ये एक तरीके से फॉर्मेट है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं जो ट्रांसफ़र वाउचर की तरफ। जैसे ट्रांसफ़र वाउचर होता है वो एक तरीके से नॉन कैश वाउचर होता है, यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ गुड्स या मटेरियल की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, राइट। तो इसमें जैसे मान लो अब क्या होगा, जैसे मान लो एसेट है, यानी कि कोई एसेट का डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन इन द सेंस कि हमने कोई मशीन है, ठीक है, या मशीनरी है कोई, ठीक है, मशीनरी क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर डिप्रिसिएशन आएगा। यानी कि एक मान लो मशीन है वो 1 लाख रुपए की है, राइट। अब क्या होगा कि 5 साल बाद वो 1 लाख रुपए की तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमने इसको इतना यूज़ किया है, उसकी डिप्रिसिएशन भी हुआ है, उसके जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स है वो भी घिसे हैं, राइट। तो वो उतने मनी की नहीं रहेगी, वो घट के मान लो 50,000 की हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र वाउचर है वो एसेट्स का डिप्रिसिएशन है ना उसको शो करता है, ठीक है। बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट में क्या होगा कि हमें पता है बैड लोन्स है, ठीक है। बैड लोन्स वो आने वाले तो है नहीं, ठीक है, आने वाले नहीं है, तो अगर मान लो इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो लिटरली हम ऐसे करेंगे कि मतलब ये ट्रांसफ़र वाउचर बनाएंगे, एक तरीके से गुड्स हो गया ये भाई, एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होगी कि बैड लोन है। बैड लोन मतलब हमने किसी फर्म ने किसी बैंक ने मान लो लोन दे रखा है, तो वो बैंक अगर लोन वापस नहीं ले पाता है या बैड डेब्ट है वो हम वापस मतलब किसी तरीके से रिकवर करने में नाकाम होते हैं, तो वो एक तरीके से ट्रांसफ़र वाउचर बनेगा, राइट। अगर मान लो उधारी पे कोई चीज़ ले रखी है हमने, ठीक है, उधारी पे मतलब हम फ्रिज लेके आ गए उधारी पे, लेकिन 2 दिन के बाद में हमने सोचा कि अरे यार इसको वापस कर देते हैं, किसी काम का नहीं है, राइट। तो हमने फर्म ए ने मान लो कोई चीज़ खरीदी उधार पे और बी से, और बी को अगर वापस रिटर्न कर रहे हैं तो वो ट्रांसफ़र वाउचर बनेगा, राइट, क्योंकि हमने कैश का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं ना, ठीक है। तो इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफ़र वाउचर है, देखो ट्रांसफ़र वाउचर है, इसके एक टाइप का अकाउंटिंग वाउचर है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसमें ये थोड़ी मेंशन होगा कि भाई नॉन कैश वाउचर है ये, इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो ट्रांसफ़र वाउचर का डायरेक्टली आएगा, ठीक है। इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो कैश पेमेंट्स है इनको बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है इसमें, राइट, ये इसका गोल्डन रूल है। जैसे ट्रांसफ़र वाउचर है, देखो फर्म ए से डेबिट हुआ, फर्म बी से क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब डेबिट किससे हुआ, मशीनरी अकाउंट से, और क्रेडिट किस में हुआ, जो जिसने मशीनरी मान लो परचेज करी उसके अकाउंट में, रमन ने, ठीक है। तो इसने क्या किया है, जैसे मान लो ये राधिका पर्ल स्टोर है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो उस फर्म का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, जो जिस फर्म से कोई मान लो रमन है वो क्या कर रहा है, उससे परचेज कर रहा है, राइट, और वो भी क्रेडिट पे मान लो उधार पे ले रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये अगर इसने वापस किया है ना, तो ये जितनी भी अमाउंट है उसको मेंशन करके, और फाइनली क्या होगा, जो भी मान लो बकाया राशि होगी या बैलेंस होगा वो नील करके उसको दे देगा। इसमें अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और मैनेजर क्या करता है, इसको ऑथोराइज में काउंटर साइन करता है। अब इसमें जैसे है ना 2 डेबिट, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि डेबिट और क्रेडिट के 2 अकाउंट मेंशन होंगे, लेकिन जो हमने बात करी थी जैसे कैश अकाउंट की ना, कैश अकाउंट में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंशन किया था, राइट, लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के दोनों अकाउंट मेंशन होंगे, राइट। तो इतना ध्यान रख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब नॉन कैश वाउचर में क्या क्या होगा, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद में डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, ये हमने उसमें भी बात करी थी, ये भी था उसमें, ठीक है। उसमें अकाउंटिंग वाउचर नंबर ये भी था, किसमें, कैश वाउचर्स में, कैश में डेबिट और क्रेडिट वाउचर दोनों में था, राइट। उसके बाद में ये 4th पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र वाउचर में होता है, राइट।
उसके बाद नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये भी इसी में होता है, राइट। उसमें टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट थी, इसमें नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट हो गई। भाई हमने अगर फ्रीज उसको वापस किया है तो मान लो वो बोले कि 12,000 का फ्रीज था, ठीक है, और हमने 3 या 4 दिन यूज़ करके उसको वापस किया, तो अगर वो बोले कि 11,000 का ही मिलूंगा मैं या फिर इतने ही रुपए दूंगा, तो जो नेट ट्रांजेक्शन होगी वो 1,000 इसमें लिखा जाएगा ना, राइट। उसके बाद नरेशन होगा, उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा ट्रांजेक्शन का भी, हमने क्या कौन सी ओल्ड गुड्स को सोल्ड किया है या फिर क्या चीज़ सोल्ड की है हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर वापस उसको रिटर्न किया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। अगर अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करेगा तो इसके सिग्नेचर, उसके बाद में ऑथोराइज सिग्नेचर ही होगा, जो मैनेजर होगा उसके सिग्नेचर, और सपोर्टिंग वाउचर नंबर, ठीक है। देखो सपोर्टिंग वाउचर नंबर और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर नंबर। अकाउंटिंग वाउचर नंबर वो होता है जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर दिया होता है, वो एज ए होल जो वाउचर होता है उसके अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जो ये जो सपोर्टिंग वाउचर नंबर है ना, ये स्पेशली उस सेगमेंट में जो वाउचर नंबर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे ही हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, राइट। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन क्वालिटी कंटेंट लेके आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में जिनको भी इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you will perform well in your next exam.